हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट जो है, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारा है डिप्रिसिएशन। या डिप्रिसिएशन क्या होती है भाई? डिप्रिसिएशन बेसिकली एक छोटा सा फिनोमिना है जो कि आमतौर पे आप देखते होते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं कि यार ये इसका कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी हो। अब क्या है, किस तरह आती है, किस चीज़ पे आती है, कैसे होती है, क्यों होती है, सब बताएंगे। टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो है ना, किसी भी उस चीज के ऊपर होती है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। ठीक है, जिसको हम अकाउंटिंग की जबान में नॉन करंट एसेट बोलते हैं। नॉन करंट एसेट एक ऐसा एसेट है जिसके ऊपर आपकी एक डेप्रिसिएशन की पर्टिकुलर कॉस्ट आती है या एक्सपेंस आता है। ठीक है, अब क्यों आता है, कैसे आता है, सब बताओ। सबसे पहले देखो, समझते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन आपके एसेट की वैल्यू में या आपकी एसेट की कंडीशन में एक रिडक्शन आने का नाम। मतलब, मिसाल लेता हूँ यार। मिसाल लेते हैं कि भाई आप जो है अपना मोबाइल फोन ले दो। मोबाइल फोन लिया आपने। अब मोबाइल फोन लेके आप दुकान से बाहर निकलोगे, आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे, इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे। उस मोबाइल को स्टार्ट होने से लेकर जब आप अगले साल या अगले महीने भी उसको बेचने जाओगे, तो जिस वैल्यू पे आपने खरीदा था उस वैल्यू पे नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो चुका है, वो यूज हो चुका है। हर लैपटॉप या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज को जिसको नॉन करंट एसेट बोलेंगे आप। बिल्डिंग हो सकती है आपकी, आपका पर्टिकुलर लैपटॉप है, आपकी गाड़ी है, आप कोई भी ऐसी चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने का नाम डिप्रिसिएशन है। और रिड्यूस होने की वजह क्या है? रिड्यूस होने की वजह उसकी मार्केट में वैल्यू लूज होना, उससे आगे की चीज आ जाना मार्केट के अंदर, उस चीज की टूटने फूटने खराब होने या फिर उसकी किसी भी वजह से उसकी वो कंडीशन में रहना जो कि पहले थी, उसकी वजह से वैल्यू कम होने को डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है। अब समझने की जरूरत क्या है, यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि यार क्या चीज डेप्रिशिएट होती है और किस थॉट प्रोसेस के थ्रू डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, पहले डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को वापस एक दफा रिटेरेट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है क्या? ये एक, जब आपके पास एक एसेट होता है, रिसोर्स होती है बिजनेस के अंदर टू जनरेट प्रॉफिट, जैसे डिलीवरी वैन, मशीनरी एक्सेट्रा, वो नॉन करंट एसेट होता है। तो वो वेयर आउट होते हैं या अपनी वैल्यू यूज कर जाते हैं ओवर टाइम। ठीक है, उस वैल्यू ऑफ रिडक्शन को या उस लॉस ऑफ वैल्यू को आप एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो इन बिजनेस, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या हुई? दिस इज द एक्सपेंस दैट इज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस each accounting period to reflect the consumption of economic benefit of a non tangible asset। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डेफिनेशन है भाई। आसान अल्फाज में, जब आप एक एसेट से एक चीज से फायदा उठाते हो तो उसकी कीमत भरनी पड़ती है। आपने एक एसेट खरीदा, आपने इस्तेमाल किया, जितना आप प्रॉफिट जनरेट करते रहोगे तो भाई कुछ ना कुछ उसके साथ साथ खर्चा भी आता रहेगा। अब अकाउंटिंग में इसका कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के नाम से उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर, जब भी आप पैसे कमाते हो, जब भी आपका एक रेवेन्यू जनरेट होता है, सो रेवेन्यू की नेचर से, या जो पैसे आ रहे हैं आपके पास, उसकी कुछ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट होनी चाहिए। सो आप जब पैसे कमा रहे हो ना, आपको मैं बोल रहा हूँ यार बिजनेस पैसे कमा रहा है, भाई कुछ ना कुछ खर्चा लग रहा होगा ना यार उसका। अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ इसके अंदर। सो रेवेन्यू शुड मैच द कॉस्ट, रेवेन्यू शुड मैच एन एक्सपेंस। अगर उस पैसे कमाने को मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा, यार मैंने पैसे कमाए, तो उससे वो बिजनेस का या ओनर या फिर हमारी जो स्टेक होल्डर्स है, अकाउंटिंग बॉडी बोलती है सर तो आपने लगाया क्या, इसको कमाने में आपने क्या खर्चा करा, आपने आपने इन्वेस्टमेंट क्या करी जिसकी वजह से आपने रिटर्न रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे पास क्या आती है? डेप्रिसिएशन, एक कॉस्ट आती है। अब अगर मैं सोचो, अगर मैं गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ 1 साल में, मैं गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ डिलीवरी करने की, डिलीवरी से पैसे कमा रहा हूँ मैं। अब मैं पैसे कमा रहा हूँ डिलीवरी से, सर गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना यार मैं। तो जब गाड़ी चला के जाता हूँ, खड्डे में गाड़ी भी लगती है, टायर भी पंचर होता है, टायर टूटता भी है, एक्सीडेंट भी होते हैं, ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या हो रहा है? वो रेवेन्यू कमाने के चक्कर में मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है। तो एक जगह पे कुछ बढ़ रहा है, दूसरी जगह पे कुछ कम हो रहा है। सही है।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का कि भाई आपके पास डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि प्रॉफिट जनरेटिंग एसेट्स में, ये किसी भी एक इकोनॉमिकल एसेट में जो कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू के रिडक्शन में बोलते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है जो आप पैसे कमाने के लिए करते हो, आसान अल्फाज में। ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होती है, सबसे पहले होती है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है, यूजफुल लाइफ बोलते हैं कि भाई इतनी हमारी उम्मीद है कि ये चीज चल जाएगी। ठीक है। अब सोचने की बात ये है कि पता कैसे चलेगा, ये मार्केट अंडरस्टैंडिंग से होती है, कॉमन नॉलेज से होती है, यूजर से होती है, एक्सपीरियंस से होता है, इंडस्ट्री बेंचमार्क होते हैं, एक्सेट्रा। कुछ अकाउंटिंग बॉडीज बता देती हैं कि भाई आपने इतने इसको इतने साल की लाइफ रखी। जैसे बाहर मुल्कों में आपकी गाड़ी जो है, कार की यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब मतलब क्या है इस बात का, यूजफुल लाइफ का, इसका मतलब ये है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद आपने जो गाड़ी खरीदी थी, अभी अभी आपने जो गाड़ी खरीदी है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। मतलब आज अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी है 10,000 रुपए की, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अभी जीरो कैसे होगी यार, सवाल। जीरो किस तरह होगी, जीरो इस तरह होगी कि बोलेगा भाई आप कितने साल इस्तेमाल करेंगे सर इसको। मैं बोलता हूँ सर मैं इसको 10 साल इस्तेमाल करूंगा। अब वो बोलता है कि यार कुछ तरीकेकार हैं जिसके थ्रू हम जस्टिफाई कर सकें कि 10 साल बाद आपके एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अभी हमने इस कोर्स के अंदर दो तरीके से पढ़ने हैं। आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, अभी दूसरा वाला तरीका बाद में देखेंगे। तो बोलते हैं, सर एक काम करते हैं ना, हम बोलते हैं 10,000 रुपये कॉस्ट थी, और अगर हम 10 साल इसको इस्तेमाल करेंगे तो हर साल अगर 1,000 रुपये से आपकी गाड़ी की वैल्यू कम करें, 10 साल बाद तो सर ये जीरो हो जाएगी। मतलब हमारी जो यूजफुल लाइफ हमने एस्टिमेट करी थी, यूजफुल लाइफ का मतलब वो जिंदगी जो एसेट की है, इसके बाद ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर इस जिंदगी के अंदर हर साल हम 1,000 रुपये से इसकी वैल्यू कम करते रहेंगे तो 10 साल बाद ये जीरो हो जाएगा। अब एक चीज कि यूजफुल लाइफ जो है आपका एक अंदाजा होता है, आपका एक एस्टिमेट होता है। ठीक है जी। अगर अब क्यों भाई कैसे अंदाजा होता है, अंदाजा इस तरह होता है, देखो एक बात समझना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार डॉक्टर बोलता है कि आप सर 4-5 दिन जिएंगे, अल्लाह ना करे, डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई आप 4-5 दिन जिएंगे, तो वो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि भाई 4 दिन बाद बंदा मर जाएगा। नहीं, गारंटी तो है ही नहीं किसी चीज की। तो वो तो एस्टिमेट कर रहा है। जब एक गाड़ी की नहीं, जब इंसान की नहीं है तो गाड़ी तो मशीन है। अगर आप मशीन को अच्छी तरीके से ख्याल से इस्तेमाल करोगे तो 10 साल की लाइफ है, उससे ज्यादा चली जाती है। यहाँ पर भाई पाकिस्तान इंडिया में 20-20 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं लोग, विंटेज गाड़ी है, 40 साल पुरानी गाड़ी चल रही है ना, मतलब लेकिन लाइफ उसकी 10 साल, हमने एस्टिमेट करी 10 साल। अब वो उससे ज्यादा या कम दोनों हो सकती है। भाई हो सकता है आपकी गाड़ी में आपने बहुत रफ गाड़ी चलाई, वो 8 साल में खराब हो गई, आप बोल सकते यूजफुल लाइफ 10 साल बोली थी, भाई वो एस्टिमेट, वो एस्टिमेट है, वो हमारा अंदाजा है कि 10 साल तक चल जाएगी। ठीक है। अब उसके अलावा वेरिएंसेस आती है, वेरिएशन आती है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, आगे जाके जब आप ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इधर पढ़ लेना, ये चीज समझ आ गई, आगे बहुत काम आएगा ये, क्योंकि यही बेसिस होती है जो है ना, आगे अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आपके पास एक IS 8 करके है, उसके अंदर आप यहाँ पे घूम जाओगे कि एस्टिमेट क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है। तो ये एस्टिमेट होता है हमारे पास यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। कि भाई हमारी एक एसेट की कितनी जिंदगी होगी। अच्छा अब एक सवाल पड़ा है कि एक कॉन्सेप्ट बड़े लोग घूम जाते हैं। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि यार जमीन जो है, जमीन, लैंड, लैंड की यूजफुल लाइफ क्या होती है, क्या ख्याल है इसमें, क्या होती होगी। तो लैंड की जो है ना यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट होती है, इसकी यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट होती है। क्यों? अच्छा अब क्यों का ना बड़ा आसान जवाब है। मैं और आप जो है, मैं भाई अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 25 साल का हूँ या 26 साल का, अगर मैं 25-26 साल का हूँ तो भाई 26 साल से मैं एक जमीन देख रहा हूँ, पैदा होते ही देखी है मैंने। अब वो कब से थी और कब तक होगी मुझे पता ही नहीं, इसका तो किसी को नहीं पता। तो कब से थी और कब तक है, भाई वो तो नहीं हो सकता ना पता मैं। तो जब हमें पता ही नहीं है कि एक चीज कब से थी और कब तक है, तो यूजफुल लाइफ असाइन किस तरह करो उसको, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता इसके अंदर।
जमीन तो भाई पता नहीं कब से और कब तक है, हम तो मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, हम उसको देख नहीं सकेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि लैंड की यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट होती है। तो सर अभी क्यों बताया आपने? इसलिए बताया कि भाई जब एक चीज की आपको यूजफुल लाइफ पता ही नहीं है, आप बोलते हो कि यार ये हमेशा था और हमेशा रहेगा, हमेशा से था, हमसे पहले से था, हमारे बाद रहेगा, तो सर आप उसको डेप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। तो लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती हमेशा। लैंड इज हैविंग नो डेप्रिसिएशन। लैंड इज हैविंग नो डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा हमेशा। अब आप बोलोगे सर मैंने देखा है कि जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो बेटा वो जब जमीन की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है ना, वो होती है मार्केट फोर्सेस की वजह से, आवाम की वजह से, लोगों की सोच की वजह से, आगे पीछे की डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है। तो वो आपकी लैंड की इंडिविजुअल वैल्यू जो है सेम रहती है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। फ्लक्चुएट करने की वजूहत डिफरेंट होती है, डेप्रिशिएट कभी होगा। ठीक है, अगर लैंड गंदा है तो यार साफ करोगे तो वैसा का वैसे निकलेगा, जमीन तो जमीन है यार। ठीक है। अब इससे कनेक्टेड चीज, अब अगर मैंने बोला लैंड की यार यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है, डेप्रिशिएट कभी नहीं होता, तो सर बिल्डिंग भी नहीं होता होगा। बिल्डिंग के बारे में क्या ख्याल है? बिल्डिंग के बारे में क्या ख्याल है? अब बहुत सारे बोलेंगे यार सर जब लैंड नहीं होती तो बिल्डिंग क्यों होगी भाई? यहाँ पर रुक जाओ। भाई बिल्डिंग जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक चीज है, एक उसके अंदर ईंटें लगी है, सीमेंट लगी है, स्टील लगी है। बिल्डिंग इंडिविजुअली, अगर हम इंडिविजुअली बिल्डिंग को देखें तो यार उसकी यूजफुल लाइफ होती है। अगर आप बाहर से किसी बिल्डिंग को देखो खस्ता हालत में है, वो खस्ता हालत मतलब उसकी खराब हालत है, उसमें से पेंट गिरा है, झड़ रही है, दीवारें टूट रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप बोल सकते हो कि यार इसकी इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, ये फारिग हो चुकी है ना। हम बोल सकते हैं रिसेबल तौर के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कंडीशन देखी है। उसकी कंडीशन खराब होगी तो मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं उसकी कंडीशन वर्स ऑफ होती जा रही है, कंडीशन साल साल उसकी कम होती जा रही है, गिरती जा रही है। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती है क्योंकि उसकी एक यूजफुल लाइफ होती है, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन एज वेल, इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एज वेल। अगर आप देखो कंक्रीट की कोई भी चीज है तो भाई कुछ साल बाद वो खराब होना स्टार्ट होती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। सर लैंड जो है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, लेकिन बिल्डिंग जो लैंड के ऊपर बनी हुई है, लैंड के ऊपर बनी हुई है, वो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है क्योंकि उसकी कंडीशन खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो उसकी एक यूजफुल लाइफ होती है। तो कभी भी आपके पास सवाल आए क्या लैंड और बिल्डिंग की बात है, या एग्जामिनर आपको ये सवाल दे सकता है, बहुत ज्यादा कॉमन सिचुएशन हो सकती है कि भाई आपको बोले कि यार ये लैंड है, 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, ये बिल्डिंग है, अब बताओ इसमें डेप्रिसिएशन लगा दो साल की। अब डेप्रिसिएशन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लैंड बिल्डिंग की मिला के लगा देंगे। सर वहां पे गलत है। कोई बोलेगा सर लैंड नहीं होता बिल्डिंग भी नहीं होगी, वहां भी गलत है। लैंड को हटा के आपने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है सीरियसली, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कि टूटती है, फूटती है, खराब होती है, उसकी उम्र हो जाती है और एक उम्र बाद वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूजफुल लाइफ के रिगार्डिंग। अब आते हैं हमारे पास स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। अब ये चीज शायद आपने पहले भी सुनी हो। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है सर? ये हमारे पास कचरे में फेंकने की वैल्यू होती है। अगर हम हमारे घर पे आप ना देखो देसी घरों में क्या होता है, फेंकते कुछ नहीं, हम क्या करते हैं भाई कबाड़ी वाले को बेच देंगे, हम किसी भी जगह उसको बेचने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ पैसे निकलने चाहिए भाई उसमें से। अब ये क्या चीज है, ये रेजिडुअल वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू जो है, ये वो वैल्यू है जब हमारा एसेट अपनी उम्र पूरी कर लेता है। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि यार अगर हम उसको कचरे में फेंक देंगे या फिर इसको हम लोग कुछ भी इसका कर देंगे, इसको फारिग करेंगे, तो क्या हमारे पास पैसे आ सकते हैं। जैसे अगर आपके वहां पे होता है ना यार कि घर में माइक्रोवेव खराब हो गया, तो स्टील बोल के आपने भाई कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो कुछ ना कुछ पैसे दे देगा ना, 1000 2000 रुपये दे ही देगा वो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो ये वो वैल्यू है जो कि आप सोचते हो कि मैं एसेट से रिकवर कर लूंगा आफ्टर द यूजफुल लाइफ हैज एंडेड। तो आप इसको खराब चीज को बेचकर, टूटी फूटी चीज को बेचकर जो स्क्रैप वैल्यू निकाल सकते हो, आप उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लोगे। अब एक और चीज समझ लेना, ये भी क्या हो सकता है, ये भी हमारे पास हो सकता नहीं है। क्या है? ये भी आपके पास एस्टिमेट है। क्यों एस्टिमेट है सर? एस्टिमेट इसलिए भाई, मुझे बताओ मैंने आज ही गाड़ी खरीदी, मुझे 10 साल बाद कितने की बिकेगी कौन बताएगा? मैं तुक्का ही मार सकता हूँ, या मैं दूसरी गाड़ियां जो कि यार 10 साल बाद बिकती है उनको देख के बता सकता हूँ। कोई गारंटी है कि मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे? नहीं भाई, गारंटी किस चीज़ की, कौन देगा गारंटी, पागल है कोई तो।
यहाँ पर गारंटी कोई नहीं है। तो यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू दो ऐसी चीजें हैं जो कि एस्टिमेट्स होते हैं हमेशा। ये चेंज हो सकते हैं, ये जो आपने सोचे हुए हैं उनसे अलग हो सकते हैं। ठीक है जी। अब आता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट है या वो वैल्यू है जो कि साल में गिरेगी, जो कि आपकी पूरी यूजफुल लाइफ के अंदर गिरेगी। अब मेरी मिसाल लो, 10,000 रुपए की सर मैंने गाड़ी खरीदी। ठीक है, ये है मेरी कॉस्ट। लाइफ है मेरी 8 ईयर्स। ठीक है जी। अब मेरी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है 2,000। अब वो बोल रहा है कि भाई अब देखो हमको है क्या सिचुएशन, क्या है, वो बोल रहा है कि 10,000 रुपये का एसेट लिया है मैंने, गाड़ी है मेरे पास। अब वो बोलता है कि भाई 8 साल आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 8 साल बाद आप जब इस गाड़ी को देखोगे तो हमने आमतौर पर देखा है कि 2,000 रुपये मिल जाएंगे आपके से। तो मतलब देखो, जिंदगी शुरू होने से जिंदगी एंड होने तक कितनी वैल्यू कम हुई है हमारे एसेट की। अगर हमने शुरू 10,000 से किया था और जब वो मर जाती है, चीज खत्म हो जाती है, हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तब भी वो 2,000 रुपये देके जा रही है, तो मतलब टोटल टोटल उसकी वैल्यू शुरू से लेकर एंड तक 8,000 रुपये गिरी। 8,000 रुपये उसकी वैल्यू गिरी। और कितने साल पे गिरी? मतलब 8 साल पे गिरी। मतलब हर साल कितने की वैल्यू गिरी? मतलब 1,000 रुपये की वैल्यू गिरी। तो ये 8,000 रुपये जो है ये हमारा कहलाता है डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये अमाउंट होता है हमारा डिप्रिशिएबल, मतलब कि ये वो अमाउंट होता है जो कि हमारा वैल्यू गिर जाती है, ये वो अमाउंट होता है जो गिर जाएगा हमारे एसेट के अंदर। इसको बेसिकली निकालते किस तरह है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट दैट वी हैव। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे फिर। अब ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, आपकी बेस बिल्ड हुई, एक दफा ये हो गई उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आगे की चीज समझ। अब कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू, ये क्या होता है सर? अब ये होता ये है कि अगर आप नाम को देखो, उसको नाम को देखो तो क्या बोलता है? नाम को बोलता है सर कैरिंग अमाउंट। ये एसेट जो जो आपने खरीदा था ऊपर, जो आपने एसेट खरीदा था वो अभी भी कितनी वर्थ होल्ड करता है, ये अभी भी वर्थ कितनी होल्ड करता है। ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा हमें कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे फ्रॉम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब आपकी जो कॉस्ट थी उससे आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कैरिंग अमाउंट है। अब कैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, ऊपर हमारे पास था कि हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1,000 रुपए थी। 1 साल की डेप्रिसिएशन थी 1,000 रुपए थी। ठीक है। कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट थी 10,000। डेप्रिसिएशन पर ईयर क्या थी? 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन। सर साल के एंड में, पहले साल के एंड में, मतलब मैं अगर मैं 1 साल मैंने पूरी गाड़ी इस्तेमाल कर ली, 1 साल के एंड में मेरे पास गाड़ी की वैल्यू बचेगी 9,000 रुपये। ये कहलाता है मेरा कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू। मतलब अगर मैं ये एसेट, अगर ये गाड़ी, अगर ये गाड़ी मैं आज जाके बेचूं मार्केट में, सर 9,000 रुपये तक की बिक जानी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 9,000 रुपये तक है। इसकी वैल्यू मेरी किताब के अंदर, मेरे हिसाब से, मेरी बुक के हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 9,000 रुपये। अब मार्केट में कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती, मार्केट में चीज़ें डिफरेंट हो सकता है भाई कोई बंदा उसको देख के 10,000 में खरीद ले, बोला अच्छी गाड़ी मेंटेन करी हुई है आपने। हो सकता है भाई बोले नहीं यार 8,000 में खरीदूंगा, वो अलग बात है। लेकिन मेरी किताब में, मेरे हिसाब से, मेरी अकाउंटिंग के हिसाब से, मेरी कॉस्टिंग के हिसाब से, मेरी दिमाग की लॉजिक के हिसाब से, मेरी एस्टिमेट के हिसाब से 9,000 रुपये इसकी वैल्यू है। अब बाहर मार्केट में क्या है वो अलग केस है। ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इज रिकॉर्डेड इन योर बुक्स आफ्टर डिप्रिशिएटिंग इट ईच ईयर। ठीक है जी। अब पर्पस है डेप्रिसिएशन का, पर्पस है बेसिक कि डेप्रिसिएशन इज यूज्ड टू अप्लाई अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या बोलता है? अक्रूवल प्रिंसिपल बोलता है कि भाई आपका एक्सपेंस जो है वो आपके, आपकी ओवरऑल अकाउंटिंग के अंदर क्या बोलता है कि भाई जो एक खर्चा होने वाला है, जो चीज, जो एक एक्सपेंस होने वाला है, जो एक चीज की वैल्यू गिरने वाली है, उसको पहले से रिकॉर्ड कर लो। मतलब अपने एक्सपेंसेस को आपने मैच करना है विद द रेवेन्यू इन द सेम पीरियड। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। तो अगर आपका एसेट आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंस पोर्शन द सेम पीरियड। तो डेप्रिसिएशन
इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक चीज आगे बढ़े इस पर, डेप्रिसिएशन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सवाल ये भी आता है। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आसान काज में रखिए। अब भाई डेप्रिसिएशन से हमारी जेब से पैसे जाते हैं या नहीं? सर हमारी जेब से पैसे नहीं जाते, हमारी जेब से पहले पैसे चल जा चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस है, मतलब आपकी जेब से इससे कैश नहीं जाएगा, लेकिन इससे होगा ये कि आपके एसेट की वैल्यू साल साल कम होती जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमने FA2 के अंदर, इस कोर्स के अंदर सिर्फ दो टाइप्स पढ़ने। कौन से टाइप्स हैं? एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है डिमिनिशिंग मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि सर आपकी एसेट जो है ना, आपका एसेट जो है हर साल सेम वैल्यू से अपनी वैल्यू गिराता है, हर साल सेम प्रोपोर्शन से या फिर सेम अमाउंट से अपनी वैल्यू गिराता है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट इक्वली ईच ईयर। कैसे? हम बोलते हैं कि भाई आपका एसेट जो है उसकी कॉस्ट माइनस द रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू के हम क्या निकालते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका ओवरऑल डेप्रिसिएशन पर ईयर है। अब एक बात देखो कि यूजफुल लाइफ के ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं अमाउंट को, तो एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर, मतलब हर साल सेम डेप्रिसिएशन आएगी। यहाँ पर देखो, आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि सर आपकी एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 540, 540 कॉस्ट है, किराया वैल्यू बोल रहे जीरो है, और आपकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल। सर 540 को अगर डिवाइड करो 3 साल से मैं, तो हर साल मैं 180 से वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूँ। अब एक टेबल बनाते हैं हमें छोटा सा, जल्दी से इसको बना के देखो। मैं इसमें लिखता हूँ सर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। यहाँ पे एयर भी लिख देते। एयर वन है जब हमने एसेट खरीदा है, कितने का खरीदा सर? 540 रुपये का। कलर दूसरा यूज कर। एयर वन कॉस्ट है 540 की, डेप्रिसिएशन जो है साल में, पहले साल में कितनी है? 180। सर वैल्यू कितनी बची? 540 में से 180 गया तो कितना बचा आपके पास? 360 बचा। सर पहले साल के एंड में आपकी कैरिंग वैल्यू, आपकी बुक वैल्यू कितनी? 3,60,000, 3,60,000 जो भी जीरो हमने इग्नोर करें, 360 रुपए। अब दूसरे साल के शुरू में आते हो, आप दूसरे साल के शुरू में आते हो, आप बोलते हो सर दूसरे साल के शुरू के अंदर अब कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट हमारे पास सेम है, या हम बैलेंस आगे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं बैलेंस, 360 रुपये बैलेंस है हमारे पास। डेप्रिसिएशन कितनी? 180 है, बचा कितना? 180। तीसरे साल के अंदर सर बैलेंस कितना है? 180 रुपये का बचा हुआ एसेट, डेप्रिसिएशन कितनी है? 180, तो आपके एसेट की वैल्यू जीरो बन गई। सो हेंस प्रूव्ड कि भाई अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो डेप्रिसिएशन ईच ईयर इज द सेम, एंड स्क्रैप वैल्यू इफ इज मेंशन्ड इज जीरो, इज जीरो। ठीक है जी। अब एक और मैं जादू दिखाता हूँ। मैं जादू ये दिखाता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक और टर्मिनोलॉजी होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बोलता है वो? बोलते हैं सर अभी तक, इस डेट तक, आज के दिन तक जितनी भी एसेट की वैल्यू गिरी है सारी एडअप कर लो, हम एक दफा माइनस करके दिखाएंगे इसमें। तो कैसे होगा? जैसे हम बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि सर एयर वन के अंदर मेरे पास कॉस्ट थी 540, डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 180 रुपये हुई, बस कैरिंग अमाउंट बचा 360। अब एयर टू में जब आया मैं, अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं यार मैं अपने पास कॉस्ट जरूर लिखूंगा कि भाई कितने का खरीदा था मैंने लिखी कॉस्ट 540। अब मुझे बताओ जब मैं एयर टू के अंदर खड़ा हूँ, एयर टू के अंदर मेरे एसेट की वैल्यू क्या बन सकती है? मेरे एसेट की वैल्यू कितने से गिर चुकी है भाई? एक साल के अंदर 180 गिरी, दूसरे साल के अंदर 180 रुपये गिरी, मतलब 180 प्लस 180 360। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर मेरी अभी तक, आज की तारीख तक मेरे एसेट की वैल्यू कितनी गिर चुकी है? 360 रुपये। बैलेंस कितना बचा? 180 रुपये बचा। तो ये जो 360 है, ये 360 में लिखा है सर, ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब आज तक की होने वाली डेप्रिसिएशन जो है 360 रुपये थी, तो आज की बुक वैल्यू जो मेरे एसेट की है वो 180 रुपये बची हुई है।
अब मैं तीसरे साल में आऊंगा, तो सर तीसरे साल के अंदर मेरे पास कॉस्ट तो 540 ही है, लेकिन इन तीनों को अगर ऐड करूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन भी 540 की आ चुकी है, तो मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 540 हो गई है, जिससे मेरी रेजिडुअल वैल्यू जो बैलेंस वैल्यू जीरो हो जाती है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, सिंपल अल्फाज के अंदर वो पिछली सारी डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाती है। एक्यूमुलेटेड मतलब कंबाइंड। ठीक है जी। अब जो टेबल में बना के दिखा है यहाँ पर सेम बनाया हुआ है। की पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर सेम रहता है। अब अगर आपके पास सिचुएशन आती है, आपको बोला जाता है कि यार डेप्रिसिएशन तो जिंदगी नहीं पता हमें, लेकिन परसेंटेज बता दी कि हर साल सेम परसेंटेज से रिड्यूस होगा शायद, तो कोई मसला नहीं। हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी और सेम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करेंगे, हमारे पास सिंपल हो जाएगा। अब अगर आपको एक काम दिया हुआ है, एक सिचुएशन दी हुई है कि यार आपके पास जो है डेप्रिसिएशन आई है, देखें आप, आपके पास डेप्रिसिएशन जो आ रही है हमें उसकी परसेंटेज दी। हम क्या करेंगे, हम पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालेंगे हमेशा की तरह कि भाई कितनी वैल्यू गिरनी चाहिए एसेट, जितनी वैल्यू गिरनी चाहिए एसेट की, वो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू से निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्रिसिएशन रेट से। तो अगर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी और हमेशा सेम ही रहेगी, तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन आएगी। आपके पास आपकी ओवरऑल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकल के आ जाएगी। अब अगर ऐसा हुआ है आपके साथ हुआ क्या है, आपको बोला है कि सर आपकी आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ दे दी है, आपके एसेट की यूजफुल लाइफ दे दी है, और आपको बोला है कि सर आप जो है रेट निकालो डेप्रिसिएशन का, इस तरह निकालोगे। अब पिछली एग्जांपल उठाएं अगर हम, हमारा एसेट का था, जो एसेट था हमारी उसकी यूजफुल लाइफ थी 3 साल। सर हर साल वो 33.33% से डिप्रिशिएट हो रहा था, मतलब हर साल उसकी वैल्यू 33 उसकी वैल्यू कम हो रही थी, तो होते होते वो जीरो पे आ गया। ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई अगर मैं अप्लाई करके देखूँ ये कॉन्सेप्ट, मेरी कॉस्ट थी 540, रेजिडुअल वैल्यू थी जीरो, और अगर डेप्रिसिएशन रेट में 33.33 लगाऊं, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मेरे पास कितनी आती है, मेरे पास आती है 79.982, या 180 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। जब अप्रोक्सीमेट करूँ उसको मैं और 180 लिख दूँ, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपके सिर्फ समझने का आइडिया क्या है कि भाई आपके पास डेप्रिसिएशन की परसेंटेज भी दी जाती है आपको, या आपको बोला जा सकता है कि परसेंटेज निकालो, या फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन लाइफ दे देंगे वो, जिससे आप जो है अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर सकते हो। तो सेम तरीका है, कुछ नया नहीं है, सेम इसमें से परसेंटेज अप्लाई करनी है और अपनी यूजफुल लाइफ से अपनी डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकालना है, या फिर जो भी अब तरीका है आपने हर साल के एंड में अपने पास कैरिंग अमाउंट और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना। अब एग्जाम्पल देखते हैं सर, यहाँ पे बोला गया है, एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं कि आपके पास डेप्रिसिएशन 10 साल है, 10 साल अगर यूजफुल लाइफ है, सर 10 साल है तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि भाई रेट 10% होगा, 5 साल है तो 20% रेट हो सकता है, 4 साल है तो 25%, 3 साल है तो 33%। मतलब ये है कि भाई अगर इतनी 10 साल लाइफ होगी तो हर साल 10% रिड्यूस होगा, तो यूजफुल लाइफ के एंड में उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर 5 साल लाइफ है तो भाई हर साल 20% डिप्रिशिएट करेंगे उसको, तो हमारे पास जो है वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। अब एक चीज है जो कि बोली जाती है प्रोरेटा डेप्रिसिएशन। प्रोरेटा का मतलब क्या है, प्रोरेटा का बेसिक मतलब ये है कि भाई जितने टाइम आपने इस्तेमाल किया है, उस हिसाब से डेप्रिशिएट करो। अब कभी ऐसा हो सकता है ना यार कि मैंने साल के बीच में एसेट खरीद लिए, मैंने साल के बीच में एसेट खरीद लिए, अगर साल के बीच में मैंने एसेट खरीदा है तो मैं पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दूं, मैं बोलूँ कि सर मैंने एक चीज को इस्तेमाल 6 महीने किया है लेकिन एक्सपेंस पूरे साल का लगाऊंगा उसमें। बोले यार कैसा बेवकूफ आदमी है, जितना इस्तेमाल किया उतना खर्चा लगाना है यार आप। सर वो कैसे लगाएंगे, वो इस तरह लगाएंगे कि आपकी डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, जो कि हम एग्जांपल लेते हैं 180 है हमारा पिछला क्वेश्चन लेके चलते हैं, और हमने एसेट 6 महीने इस्तेमाल किया है, तो हम क्या करेंगे, मंथ यूज की जगह 6 लिखेंगे और डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक आसान अल्फाज के अंदर हमने 180 को डिवाइड किया 12 से,
सर इससे क्या हुआ, मेरे पास पर मंथ डेप्रिसिएशन आ गई, तो 180 डिवाइड बाई 12 करूँ मैं, पर मंथ डेप्रिसिएशन आ गई 15 रुपये। और मैंने 6 महीने एसेट को इस्तेमाल किया है। सर 150 15 × 6 करा मैंने, मेरे पास आ गया $80, $9 सॉरी। मतलब 6 महीने इस्तेमाल किया एसेट मैंने, तो $90 की मेरी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी। और इस फॉर्मेट से भी करूंगा तब भी 90 ही आएगा। सही है। तो मतलब क्या है कि आपने अपने एसेट को जितना इस्तेमाल किया है उस हिसाब से ही आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। आप ऐसा नहीं किया यार, आपने मतलब सब 6 महीने इस्तेमाल किया क्या ही होता है पूरा कर दो, नहीं भाई पूरा नहीं कर सकते। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने इतना ही उसको, जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उस एसेट से, उतना रेवेन्यू आपने, उतना एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना है। तो आपने अगर 6 महीने का रेवेन्यू जनरेट किया है तो 6 महीने का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे आप, ज़्यादा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। ठीक है जी। तो जो एग्जाम्पल थी हमने, वो भी सेम तरीके से अप्लाई की। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग मेथड हमारे पास है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमारे पास। अब डिमिनिशिंग मेथड जो है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि सर आपका एसेट जो है उसकी वैल्यू जो है पहले साल में ज्यादा गिरेगी, दूसरे साल में उससे कम गिरेगी, और तीसरे साल में उससे कम गिरेगी। मतलब ये डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप, मतलब गिरती ही जा रही है, और एक इंक्रीजिंग रेट पे या डिक्रीजिंग रेट पे गिर रही है। अब इसमें होता क्या है, जितनी ज्यादा एसेट की वैल्यू उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन, जितनी कम एसेट की वैल्यू उतनी कम डेप्रिसिएशन। अब यहाँ मेन गेम क्या होता है, मेन गेम होता है हमारा टेक्नोलॉजीज का, कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज होती है, वो अप्लाई किस पे होती है, कैरिंग अमाउंट पे होती है, कॉस्ट पे नहीं होती। यहाँ होती है कैरिंग अमाउंट के ऊपर। सो डेप्रिसिएशन इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड is as a fixed percentage of carrying amount at each year end is applied on the carrying amount, and the carrying amount reduces each year because it is the asset is depreciated. अगर एसेट डिप्रिशिएट हो रहा है तो हर साल उसका कैरिंग अमाउंट कम होगा, अगर कैरिंग अमाउंट कम होगा तो भाई अगली दफा परसेंटेज लगाऊंगा तब मेरे पास जो है क्या होगा, मेरे पास डेप्रिसिएशन कम आ जाएगी। तो की फीचर क्या है, हाई डेप्रिसिएशन अर्ली ईयर्स, लो डेप्रिसिएशन लेटर ईयर्स, कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग कैरिंग वैल्यू। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि रेजिडुअल वैल्यू इज इग्नोर्ड इन दिस कैलकुलेशन, रेजिडुअल वैल्यू इज इग्नोर्ड इन दिस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में इग्नोर करना है, लेकिन इसकी हम वर्किंग करेंगे इस तरह, आगे देखेंगे। अब आपको बोला क्या गया है, आपको बोला कि सर आपकी कॉस्ट है 15,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 30%। ठीक है। अब हम किस तरह करेंगे तो देखें। इसको हम करते हैं भाई, हमने बोला कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू। कॉस्ट कितनी है, 15,000। ईयर वन पे खड़े हैं। परसेंटेज कितनी डेप्रिसिएशन की, 30%। तो 30% अगर मल्टीप्लाई करूँ 15,000 को मैं, सर मेरे पास आती है तकरीबन तकरीबन 5,000, 4,500 रुपये। 30% ऑफ 15,000 इज 4,500 रुपये। अगर मैं 15,000 से 4,500 माइनस कर दूं तो कितनी वैल्यू बचेगी सर, वैल्यू बचेगी मेरे पास 10,500। अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं, वो लगाऊंगा 10,500 रुपये के ऊपर। अब यहाँ पर 10,500, आप बोलो सर ऊपर भी तो किया नहीं है। ऊपर मैंने किया क्या था, मैंने डेप्रिसिएशन सेम रखी थी। यहाँ पर मेरी डेप्रिसिएशन जो है 30% है ऑफ ऑफ कैरिंग वैल्यू। सो कैरिंग वैल्यू हियर इज 10,500 एंड 30% विल बी अप्लाइड ऑन दैट। सो सर 30% आप इसको निकालोगे तो आपका आएगा 3,150। ठीक है जी। 3,150 अगर मैं माइनस करूँ फ्रॉम 10,500, सर मेरी एसेट की वैल्यू बनती है 7,350। फिर आप ईयर थ्री पे आप डेप्रिशिएट कर लो उसको। 7,350 को आप 30% से मल्टीप्लाई करोगे, सर 2,205। तो आपके एसेट की वैल्यू बच जाएगी 5,145 रुपये। ठीक है जी। फिर हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे, और ये इस तरह चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल पोजीशन में नहीं आए। ठीक है जी। अब इसको अगर हम वापस कर लें, आखिरी दफा कर रहा हूँ तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आएगी 154। मैं 44 कर दूँ, पॉइंटर्स में आ रही है तो 44 कर दें इसको।
तो आप 5145 को माइनस करेंगे 1544 से, आपके पास डेप्रिसिएशन आती है 3600। आपके पास कैरिंग वैल्यू आती है 3600। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर आपको जो है हर दफा कैरिंग वैल्यू के ऊपर अपनी अमाउंट लगाना होगा, कैरिंग वैल्यू के ऊपर अपनी परसेंटेज लगानी होगी। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि यार आपको बोलता है कि सर इसकी सैलवेज वैल्यू भी, इसकी सैलवेज वैल्यू क्या है, सैलवेज वैल्यू मैं आपके साथ अज्यूम करता हूँ कि सैलवेज वैल्यू इसकी जो है, सैलवेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 3000 रुपये। सर जब इसको हम कंप्लीटली इस्तेमाल कर चुके होंगे ना, तो 3000 रुपये की वैल्यू बचनी चाहिए। अब कैसे करें सर इसको? अब हम आते हैं एयर 5 के अंदर। अब इसको देखने वाले एयर 5 के अंदर ना हम लोग परसेंटेज को भूल जाएंगे, बोले परसेंटेज ये भाई साइड पे। कैरिंग वैल्यू कितनी है सर? 3600। एसेट की एंड वैल्यू कितनी बचानी है हमने? 3000 बचानी है हमने। तो सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है 600 रुपये होनी चाहिए। So in the last year, you have to make sure that you achieve the desired salvage value. डेप्रिसिएशन की परसेंटेज मैटर नहीं करती, डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैटर नहीं करता। वो अमाउंट डिटरमाइन कौन करेगा? हमारी कैरिंग वैल्यू। हमने देखना क्या है कि भाई लास्ट ईयर कैरिंग वैल्यू क्या है और हमें कैरिंग वैल्यू चाहिए कौन सी, तो डिफरेंस होगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिचुएशन होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली आती है, यहाँ पर आपको खुद लानी पड़ती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, वो तो नहीं होगा कि परसेंटेज का हमारे पास है। अगर हम लोग 3600 का 30% लें तो डेप्रिसिएशन क्या आती है? 1080 आती है। इन नॉर्मल टर्म्स एक 1080 डेप्रिसिएशन आती है, लेकिन हम उससे हमारे पास कैरिंग वैल्यू अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस दैट वी आर सीइंग हियर। ठीक। अब एक कंपैरिजन टेबल डेप्रिसिएशन का अगर हम देखें, स्ट्रेट लाइन में सेम है हर साल, डिमिनिशिंग बैलेंस में, रिड्यूसिंग बैलेंस में डिक्रीज हो रही है। फीचर्स के अर्ली ईयर एक्सपेंस यहाँ पर लोअर है, लेटर ईयर एक्सपेंस हायर है, मतलब एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल ईयर्स के हायर डेप्रिसिएशन है, आगे जाके लो हो जाती है। प्रॉफिट इनिशियल ईयर्स हायर है, लेटर ईयर्स लोअर है, यहाँ पर लोअर हायर होता है। तो मतलब बेसिक क्या है, इनकी आप डेप्रिसिएशन से आप इस्तेमाल करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है, आप सोचोगे सर हम चूज कैसे करें, हमें पता ही नहीं है कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। तो मेथड चूज करने अगर आपको करना हो ना, तो आपके आसान तरीका क्या है, आप देखो कि यार एसेट रिटर्न के लिए जनरेट कर रहा है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमने देखना ये था कि सर एसेट का रेवेन्यू हमने मैच करना है विद एक्सपेंस। हम डेप्रिसिएशन हर साल की इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोरेटा बेसिस पे या जिस बेसिस पे भी, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम उसको मैच कर सकें विद रेवेन्यू, है ना। तो आप देखो, अगर आपका एसेट जो है आपको एक स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, मतलब हर साल आपका सेम रेवेन्यू आ रहा है, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करो। क्यों? उससे होगा ये कि भाई आगे आने वाले सालों के अंदर आपकी जो ओवरऑल ओवरऑल आपकी जो रेवेन्यू होगा, डेप्रिसिएशन होगा, दोनों क्या करेंगे, एक सेम लाइन पर रहेंगे, एक सेम वेव लेंथ पर रहेंगे। इट विल बी इजियर फॉर यू टू बेसिकली मैच देम। अगर आपका एसेट शुरू के सालों में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है और आने वाले सालों के अंदर उसका रेवेन्यू कम हो सकता है, आप एस्टिमेट करते हो, अज्यूम करते हो, तब रिड्यूसिंग बैलेंस इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि इससे आप क्या होगा, डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में ज्यादा होगी, आगे जाके कम हो जाएगी, तो आपके रेवेन्यू से मैच कर जाएगा। सो आपका बेंचमार्क क्या होना चाहिए, रेवेन्यू का पैटर्न देखना है आपने, रेवेन्यू के पैटर्न के हिसाब से डेप्रिसिएशन का मेथड आप चूज करोगे। ठीक है जी। सो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ऑफ डिमिनिशिंग मेथड। अब डबल एंट्रीज देख लेते हैं। डबल एंट्रीज के साथ देखनी हमने, डबल एंट्रीज देखने का तरीका क्या है सर, कि डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है, क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ता है हमारे पास, डेबिट की एंट्री आती है। और अब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो सर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना उसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है। अगर एसेट रिड्यूस होता है तो क्रेडिट एंट्री होती है ना। या तो आप डायरेक्टली एसेट रिड्यूस करो, या फिर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ये भी बेसिकली आपका एक एक तरह से लाइबिलिटी है, आपका एक कॉन्ट्रा एसेट है, आपका एक ऑपोजिट ऑफ एसेट है। अगर ऑपोजिट ऑफ एसेट हमारा जो है इंक्रीज होता है, मतलब एक तरह से लाइबिलिटी है हमारी, अगर ऑपोजिट ऑफ एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट की एंट्री पास करते हैं। सो जब भी आप डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या अगर आप डायरेक्ट सिचुएशन जाते हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और आपका एसेट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है जी, ये आपकी डबल एंट्रीज होती है। अब वाई इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज, ये भी सवाल कुछ लोगों में आता है। तो भाई ये इसलिए होता है ताकि हम एसेट की रिडक्शन को एक डायरेक्टली एक दफा ही दिखा दें।
कि बिजनेस मेंटेन करता है ये अकाउंट सो दैट वी कैन कैलकुलेट अक्यूमुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द ईयर्स। और इसके एंड में हम लोग साल के एंड के अंदर या फिर हम लोग अपने यूजफुल लाइफ के एंड के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट दिखा सकें और टोटल जो वैल्यू गिर चुकी है वो दिखा सकें आज तक की तारीख के अंदर, ताकि हमारे सारी कंपनीज को, हमारी जो शेयर होल्डर्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा उसको पता हो कि भाई इतने खरीदा था, अभी तक इतनी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है और इतनी बची हुई। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि लोग कुछ कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं डेप्रिसिएशन बचाने के लिए या कुछ फैब्रिकेशन करते हैं, तो उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है जी। अब एसेट की वैल्यू इन एसओएफपी। एसेट की वैल्यू इन एसओएफपी किससे रिकॉर्ड करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल देखते हैं सर। एग्जांपल क्या है? आपको बोला गया है कि सर आपका कंप्यूटर है, उसकी डेप्रिसिएशन 180 रुपये है, प्रिंटर है उसकी 50 है, डिलीवरी वैन है 450 है, डिस्प्ले है उसकी 180 है और फर्नीचर है 360। अब क्या हो सकता है अगर एक साल की है? आप क्या करोगे? आप दो चीजें कर सकते हो। या तो मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करूँ सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जो कि आपका कंप्यूटर का अगर मैं कर रहा हूँ, और कंप्यूटर क्रेडिट बाय 180। या फिर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation क्रेडिट बाय 180। और अपनी एसओएफपी के अंदर किस तरह दिखाऊंगा? आप देखो इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी, तो मेरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये एक्सपेंस दिख रहा होगा। एसओएफपी के अंदर क्या दिखाओगे? आप दिखाओगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ लैप कंप्यूटर की मेरे पास वैल्यू थी 18,000, 1800 रुपये। तो मैं दिखाऊंगा एसओएफपी के अंदर मेरे पास फॉर्मेट होता है कॉस्ट accumulated डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग वैल्यू। मैं दिखाऊंगा सर 1800 की कॉस्ट थी, accumulated डेप्रिसिएशन मेरे पास 180 है, और कैरिंग वैल्यू जो है मेरे पास 1620 रुपये की रहेगी। अगर मैं एयर वन के अंदर हूँ, एयर टू के अंदर जाहिर सी बात है फिर डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने बाकी सारी की डेप्रिसिएशन की डबल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अब मैं रेट पॉज कर रहा हूँ, आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर जो है अपने पास डबल एंट्रियाँ रिकॉर्ड कर। ठीक है जी? उसके बाद हम इसको फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब उम्मीद तो मुझे कर रहा हूँ कि सबने डबल एंट्रीज पास कर ली। डबल एंट्रीज पास करनी है तो अब हम आते हैं हमारे टी अकाउंट्स पर। अब टी अकाउंट्स क्या है? देखो टी अकाउंट्स के अंदर आपने करना क्या है, आपने सीधा सीधा accumulated डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करी थी? क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने दिया था डेबिट, है ना? ऐसा ही है। अब दो सिचुएशंस थी, हमें दो डबल एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दी हैं। एक था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हम ये डबल एंट्री पास करते हैं, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन का अकाउंट इस तरह आएगा। हम यहाँ पे एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट साइड पे एंट्री आती है, तो हम लिखेंगे सर कंप्यूटर की वजह से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है 180 रुपये से। और हम कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे, जो हमारी ऑफिस इक्विपमेंट है, हम कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे सर कि इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। और कितने से हुई है सर? 180 रुपये से हुई है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारी डबल एंट्री आ जाती है। अब इन द सेम सिचुएशन अगर हम डबल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट साइड की एंट्री क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो सेम तरीके से ऐसी आपकी क्या होगी? डबल एंट्री पास होगी, आपका डी अकाउंट बनेगा कि आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर क्रेडिट एंट्री पास करेंगे बाय सेइंग डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर क्रेडिट बाय 180। और होगा क्या कि यहाँ पे सारी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होती रहेंगी और हमारी एसओएफपी के अंदर शो होती रहेंगी कि भाई आपकी कॉस्ट ये थी, डेप्रिशिएट कितना हो गया, कैरिंग वैल्यू हमारी यहाँ। ठीक है जी? तो इसी तरीके से हमारे सारे टी अकाउंट बनाएंगे जिस तरह हमने देखी थी कि आपने पहले डिप्रिसिएशन कंप्यूटर को रिकॉर्ड किया, फिर प्रिंटर को रिकॉर्ड किया, मोटर व्हीकल में वैन है उसकी रिकॉर्ड करी, डिप्रिसिएशन डिस्प्ले इक्विपमेंट सबकी अपने अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर आपने करी। ठीक है, अकाउंट्स की बेसिक डिटेल्स आपको मेंशन हो। अब मेन जो चीज देखनी है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आपने सारी डबल एंट्रीज पोस्ट करनी। सारी एंट्रीज पोस्ट करनी मतलब आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट का एक ही अकाउंट बनेगा और उसके अंदर सारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर जो आपके पास आ रहे हैं वो आपने सारे रिकॉर्ड करने।
180, 50, 450, 4500, 180 एंड 363। और अभी क्या होगा, अब ये क्या होगा, हमारे पास ये टोटल एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किया हुआ है, टोटल एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किया हुआ है, ये हमारा कहाँ जाएगा, हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। कैसे? अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर डबल एंट्री के पास होगी, हमारे पास डबल एंट्री पास होगी, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट बाय टोटल ऑफ दीज डेप्रिसिएशंस। टोटल क्या आ रहा है हम देख लेते हैं। 180 प्लस 50 प्लस 4500 प्लस 180 प्लस 363, हमारे पास आ रहा है 5273, 5273। ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट में डेबिट किया भाई, इनकम स्टेटमेंट क्या है, हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट जहाँ प्रॉफिट दिखाते हैं, ठीक है, रेवेन्यू दिखाते हैं। अब अगर हमारा खर्चा हुआ है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा ना। अगर हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है सर इस सिचुएशन के अंदर, तो प्रॉफिट कम करने की सिचुएशन के अंदर हमें डेबिट की एंट्री पास करनी पड़ती है। कि ये हमारा वो अकाउंट है जहाँ पे हमें जो है, अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमारी क्या है, जिम्मेदारी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर कम हो रही है। हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर कम हो रही है। अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है तो शेयर होल्डर को सारा डिविडेंड देना पड़ता है। तो प्रॉफिट कम होगा तो कम डिविडेंड देना पड़ेगा। तो अगर कम डिविडेंड देना पड़ेगा तो हमारी इन टर्न एक अदर वर्ड्स के अंदर हमारी जिम्मेदारी कम हो रही है। जिम्मेदारी कम होती है तो डेबिट एंट्री होती है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई हमने ये सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट बाय द सेम अमाउंट। कि भाई ये आपका खर्चा था फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर थी, ये आपने इनकम स्टेटमेंट ट्राई आपने ट्रांसफर कर दिया, अगले साल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो अकाउंट है वहां पर आप लिखोगे इनकम स्टेटमेंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय 5273, और आप अपने टी अकाउंट को क्या कर दोगे, बैलेंस आउट कर दोगे। अपने टी अकाउंट को बैलेंस आउट कर दोगे, डेबिट आपका क्रेडिट यहाँ पर बैलेंस आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अगले साल से आपका नया अकाउंट शुरू होगा जिसमें आप जीरो से स्टार्ट करो। आपका कोई सीडी कोई बीडी यहाँ पे नहीं हो। ठीक है जी। तो एज शोन हेयर, जो कि 5273 हमने ट्रांसफर किया था वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। और एसओएफपी के अंदर जैसे मैं ऊपर वर्किंग दिखाई थी, आप तीन कॉलम बनाओगे, कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और आपका कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू। अभी कोई भी उठाता हूँ मैं, डिलीवरी वैन में बोलता हूँ सर डिलीवरी वैन थी 45,000 रुपये की, 4500 डिप्रिशिएट हो गया। और कैरिंग वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, एसेट की आ रही है 40,500 रुपये। सर ये हमारी प्रेजेंटेशन हो जाएगी विद इन द एसओएफ। ठीक है। और डबल एंट्री के हिसाब से देख रहा हूँ, डबल एंट्री मेरी क्या बन रही होगी यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट डबल एंट्री देखूँ, यहाँ पर मैं इस हिसाब से देखूँ, मेरे पास डबल एंट्री क्या हो रही है, मेरे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पहले एंट्री बनी थी मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 4500, accumulated depreciation credit by 4500। अब एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने क्या किया, accumulated depreciation को अपने एसेट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, एसेट की वैल्यू रिड्यूस करी। तो कैसे करूंगा मैं लिखूंगा सर accumulated depreciation डेबिट बाय 4500। मैंने क्या किया, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। और इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया भाई, उस खर्चे को अपने एसेट के ऊपर एलोकेट कर दिया, लगा दिया। तो मैं लिखूंगा सर मेरा मोटर व्हीकल या जो भी व्हीकल जो भी चीज डिलीवरी वैन क्रेडिट बाय 4500। इससे ये शो होता है कि सर डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस था मैंने अपनी मोटर व्हीकल के ऊपर चार्ज कर दिया, मोटर व्हीकल की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। और पहले 45,000 की थी, अब वो 40,500। तो इस तरीके से आप अपने पास अपने एसेट्स की डेप्रिसिएशन करते हो, डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, उनकी एप्लीकेशन, और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कवर, उनकी एप्लीकेशन, तीनों चीजें हमने एक छोटे से लेक्चर में कवर कर। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आज के और आगे आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए आसानी क्रिएट होगी। तो आगे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स हम करते रहेंगे। टिल देन एंजॉय लर्निंग।